मंच पर उपस्थित अलग अलग एसोसिएशन से आए हुए हमारे पदाधिकारी जो कि निजीकरण को सही नहीं मान रहे और निजीकरण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे मंच पर मौजूद नेता हैं और इन विचारधारा में जो विश्वास करते हैं हमारे बीच बैठे श्रोता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों, अभी तक हमने सुना कि निजीकरण सभी के नजर में उचित नहीं। उसी तरह मैं अवनीश कुमार, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं रेल मंत्री के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अवनीश कुमार भी इस बात पर पूरा यकीन रखता हूं कि निजीकरण ना तो देश के लिए अच्छा है, ना देश के नागरिक के लिए अच्छा है, ना देश के किसी सिस्टम के लिए अच्छा है। साथियों, निजीकरण का विरोध क्या इस जगह पे जो मीटिंग हो रही है, यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, ये आपकी लड़ाई है या अकेले हम लोग की लड़ाई है? तो मैं समझता हूं भारत की पूरी आबादी का मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी में हैं और जो हमारी सरकार चुनी हुई है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता सरकार किसका है। लेकिन ये सही बात है कि सरकार भारत के नागरिक द्वारा चुना हुआ और मान्य सरकार है, जिन्हें अधिकार है हमारे देश के लिए नए नियम लागू करना, नए नियम बनाना। पर दोस्तों, आज हम और आप इसलिए निजीकरण के विरोध में खड़ा है कि निजीकरण के 100 फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल ये सही है कि 100 फायदे हैं, पर एक बहुत बड़ा नुकसान है कि अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा और ये अंदर एक दिन आने वाले कल में एक विद्रोह पैदा करेगा, जिससे देश के अंदर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथियों, यदि निजीकरण इतना ही अच्छा था तो आप रेलवे के इतिहास में पुराना जाएं तो आप पाएंगे रेलवे 9 राजाओं के बीच में बटी हुई थी। 9 राजा के बीच में रेलवे थे, रेलवे को राजा चला रहे थे। सरकार को ऐसा लगा कि ये सरकारी व्यवस्था के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि रेल एक सेवा के रूप में आए और आप देखिए रेल सेवा के रूप में काम कर रही है। पर आज जिस रेल को सेवा के रूप में हम लोग मानते हैं, उसे एक व्यवसाय के रूप में सरकार मान रही है। आज आप देखिए निजीकरण का विरोध हम क्यों कर रहे हैं? जिस रेलवे के अंदर हम लोग सफर कर रहे हैं उसमें कैंसर का पीड़ित हो उसके अलग व्यवस्था, अलग छूट है, टिकट भी आसानी से मिल जाती है। कोई आर्मी का आदमी, सेना का आदमी हो उसके लिए आरक्षण है, उसके लिए सुविधा है। इस प्रकार से कोई अगर अपंग है उसके लिए व्यवस्था है। आप बताइए, इसी बॉम्बे के अंदर मेट्रो चल रही है, आपने अपंग का डब्बा देखा है? कैंसर पीड़ित का डब्बा देखा है? क्यों? क्योंकि वो सेवा के भाव से नहीं चलाया गया, वो इनकम के भाव से चलाया गया है। जो सिस्टम, जो सरकार सिर्फ कमाई के बारे में सोचे तो निश्चित तौर पे वो जनता उसके अगेंस्ट में खड़ा होगी और वो जन से हम आप खड़े हैं। साथियों, आज 2% के लोग जब काम अपने सिस्टम में काम करते हैं, हमें हमारे समाज को बांटा गया है। आज देखिए, जिस सरकार के अंदर काम कर रहे हैं हम, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमारे देश को चलाने के लिए 3 व्यवस्था है। पहला न्यायपालिका, विधायिका और क्या कार्यपालिका। अब समझिए, इस बात को थोड़ा मैं डीपली से बताना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। यदि लड़े तो हमारे पास कितनी ताकत की आवश्यकता है। दोस्तों, कार्यपालिका का अंग हम हैं, आप हैं,
जो अस्थायी रूप से 60 साल तक देश की सेवा करते हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका के अंग हैं और उसी ढंग से जो नेता हमारे भी चुन के आते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 5 साल के लिए, ये लोग वो अस्थायी लोग हैं और इनको अधिकार है देश का संविधान बनाने का, देश की व्यवस्था को चलाने का। अभी हमारे सर ने बोले यदि मैं ज्यादा विरोध में बोलूंगा तो मेरे लिए सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा साहब, आ जाएगा। लेकिन ये मैं जब इस मीटिंग के बारे में सुना, ये मीटिंग हमारा लोकराज संगठन के द्वारा किया जा रहा है, इसमें हमारे पब्लिक, हमारे देश के नागरिक होगा, जिसे मैं ये बताऊंगा कि 2% की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। आज हमारी यात्री जो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, बाहर देखते हैं, अरे ये तो काम नहीं कर रहा है। भाई साहब, अगर काम नहीं कर रहा है तो रोज आप टाइम से सफर कैसे कर पाएंगे? यदि 10 मिनट की गाड़ी लेट हो जाए, पूरा चर्च गेट में आप जाम देखेंगे, नाला सुपारा में जाम देखेंगे। जनता उस वक्त लगेगा पूरा जागरूक है हमारे देश का जनता। आज आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, पर जहां विरोध करने का जगह दिया जाता है, मंच दिया जाता है, यहां से आप दूर बैठे। आज आप देखिए, जिस संगठन के 8 यूनियन मिलकर, 7 यूनियन मिलकर एक सभा बुक किया कि हमें निजीकरण पर बात करना है, आज सभा नहीं भर पाई। मैं मानता हूं सबके साथ खड़ा होने वाले लोग कम हो सकते हैं, लेकिन सब अपने आप में बहुत ताकतवर है और यही सब में साथ जो खड़े लोग हैं वो एक नया इतिहास की सरकार में बनेगा। दोस्तों, ये हमारी सरकार जिसके विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्ष में आज कोई नहीं है और विपक्ष में खड़ा होने की अगर हिम्मत आप लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां, जो भारत में 5 राष्ट्रीय पार्टियां बोली जाती है, उससे ज्यादा आप सक्षम हो। साथियों, निजीकरण हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि निजीकरण का हम विरोध करें। आज आप बताइए, जो हमारी कार्यपालिका है एक तरह से आपके अगस्त में खड़ी है, दूसरी तरफ चौथी स्तंभ मानी जाती है देश का, किसी भी देश का सिस्टम को चलाने के लिए चौथी स्तंभ जो है पत्रकारिता को माना जाता है, न्यूज चैनल को माना जाता है, जिसमें आप आज देखिए वहां सरकार का अतिक्रमण हो चुका है। जो आप भोग रहे हैं, जो आपके साथ कष्ट हो रहा है, आज ये जो निजीकरण पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये पहली मीटिंग नहीं है, देश में हजारों मीटिंग हो चुकी है, हजारों क्रांति उठाया जा चुका है, मगर किसी भी मीडिया को, किसी भी पेपर को, किसी भी न्यूज को फुर्सत नहीं है कि इस पर जोर डाले। सरकार की लड़खड़ानी चाहिए, एक एक जनता का लड़खड़ा। साथियों, निजीकरण का सीधा मतलब है हमने प्रॉफिट और लॉस के लिए बिजनेस किया, और जबकि रेलवे हो या कोई सरकारी तंत्र हो, वो प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होता है, देश के नागरिकों के सेवा के लिए होता है और सेवा के भाव से किया हुआ कार्य। अभी अब जैसे मैंने बोला, मेट्रो में आप पहुंचेंगे तो आपको कंपनी की याद आएगी, लेकिन जैसे ही भारतीय रेलवे में सफर करेंगे देश की याद आएगी, फिर भारतीय रेल सेवा की याद। यहाँ के लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए किस ढंग से बांटा गया। अभी एनपीएस का साथ में जिक्र हुआ, एनपीएस में क्या है दोस्तों, 91 से जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, 91 के समय में उस वक्त मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय में ही ये नींव डाला गया था। जब हमारा देश 15 दिन का पैसा था उसके पास, वो चलाने के लिए लोन लेना था, उस वक्त ये बोला गया था टोटल भारतीय में 21 सरकारी तंत्र है, जिसमें से हम 3 तंत्र को निजीकरण के हाथ में नहीं देंगे, वहां एफडीआई नहीं लाएंगे, टीपीपी नहीं लाएंगे। उसमें से एक रेलवे था और दूसरा हमारा परमाणु संगठन था, तीसरा हमारा सेना था। आज बताइए, पीपीएफ के नाम पर एफडीआई के नाम पे आपके सारे तीनों तंत्र जो कि बचे हुए थे वहां निजीकरण हो गया। मैं वर्तमान की सरकार का विरोध जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जो गति आज उन्होंने दिया 100 दिन के अंदर, साथियों विरोधी नहीं है बीजेपी के सामने, वो मनमानी ढंग से कोई भी नियम पास करा पा रहा है, लेकिन जो नियम देश के अहित के लिए है उसके विरोध में हमें खड़ा रहना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके ये देश बचेगी, तभी जाके व्यवस्था बचेगी। साथियों, मैं लोकराज संगठन को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जब भी कभी देश को लेकर चिंता जताई, जब कभी भी निजीकरण को लेकर
कोई मीटिंग का आयोजन किया, मुझे आमंत्रित किया, मैं मैक्सिमम कोशिश किया, अधिकतम कोशिश किया कि मैं इस मीटिंग में पहुंचूं और लोगों के बीच जाऊं। आज हमारे लोगों के बीच आम पब्लिक बीच में एक विचारधारा डाल दिया गया है कि रेलवे वाले सरकारी तंत्र वाले काम नहीं करते हैं। अगर सरकारी तंत्र काम नहीं करा होता तो आप बताइए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को चलाने के लिए उसके वो आगे दिन क्या करेगा, क्या बोलेगा, उसको कौन लिख के देता है? वो एक IAS लिख के देता है। वो देश को नहीं चला रहा है, तो चला रहा है वो अस्थायी लोग जो 60 साल के लिए देश का सेवा कर रहा है, न कि 5 साल तक चुना हुआ वो अस्थायी सरकार। तो साथियों, हमें जागरूक होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आज NPS की बात होती है, आप NPS में देख ले, 2 भाग में लोग बटे हुए हैं। आगे रेलवे कर्मचारी जो रिटायर होने के कगार में हैं, वो लोग पुराने पेंशन स्कीम में हैं। आगे लोग जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, नए पेंशन स्कीम में हैं। आज सारी यूनियन, हमसे बड़ी बड़ी यूनियन है, आपने IRF को नहीं बुलाया, आपने यूनियन और मजदूर संघ को नहीं बुलाया। आप बुलाए होते तो शायद ज्यादा अच्छा मजा आता है बात करने में, निजीकरण का विरोध कैसे किया जाता है, ये इस मन से हमने बताया हूं। साथियों, जिस यूनियन को, जिस फेडरेशन को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक फेडरेशन सरकार के साथ खड़ा होकर देश को बेचने का काम कर रहा है, निजी कंपनियों के हाथ में रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। पर मैं समझता हूं मेरी ताकत कम हो सकती है, लेकिन मेरी ताकत में सच्चाई है और मैं मानता हूं नेकी के सामने किस्मत को झुकना पड़ता है। और इतने लोग जो निजी के रंग में खड़ा है, एक दिन आप जीतेंगे और ये अत्याचारी व्यवस्था हारेगी और आप एक अच्छे और व्यवस्थित सरकार और व्यवस्था निश्चित कर पाओ। साथियों, मैं यहां जब बोल रहा हूं, एक समय सीमा दिया हुआ है, समय सीमा के अंदर बातें रखना होता है, मैं रख रहा हूं। पर दोस्तों, निजीकरण इतने छोटे मुद्दे नहीं है, निजीकरण अकेला वर्ड नहीं है। निजीकरण के साथ 3 शब्द जुड़े हुए हैं। LPG, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कम्युनलाइजेशन। साथियों, आज प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो 60 साल तक रेलवे का 60 साल तक जिस सरकारी तंत्र का सेवा करता है, वो प्राइवेट न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा। और हमारा जो वर्तमान सरकार के बहुरूपीय नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा के लिए चुने जाए, विधानसभा के लिए चुने जाए, किसी भी सभा के लिए चुने जाए, उनको 3 पेंशन, अधिकतम 3 पेंशन मिल सकता है, वो भी अस्थायी। यदि निजीकरण IPS इतना ही अच्छा है तो इन नेताओं को भी क्यों ना पेंशन स्कीम के अंदर रखा जाए, नया पेंशन स्कीम के अंदर रखा जाए। साथियों, यदि अच्छा होता तो निश्चित तौर पर ये नेताओं अपने लिए लागू करता। जिस देश में जियो का फोन 399 रुपया में 84 दिन फ्री बात कराता है, SMS फ्री दिलाता है, तो हमारे विधायक सांसद को क्यों फ्री का चाहिए? दोस्तों, निजीकरण के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। आपके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। आज जो सोशल मीडिया से आप कोई क्रांति खड़ा करने की बात सोचते हैं, तो आज देखिए व्हाट्सएप को बेचने की बात चल रहा है, फेसबुक को भी लिमिट करने की बात चल रहा है। आप आवाज कहां उठाएंगे? आप एक चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक राजा होगा और पूरे चाइना को चलाएगा। उसी दिन से एक ऐसा वक्त आएगा जहां एक राजा होगा और पूरे देश को चलाएगा। इसलिए आप साथियों, समय रहते आप अपने आप को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, लोगों को जागरूक कीजिए। और मैं समझता हूं सच्चाई अगर देर से ही सही अगर समझ में आ जाए, वो क्रांतिकारी बन जाता है। और क्रांतिकारी वो हासिल कर लेता है जिसका वो सपना देखता है। और ये आप निश्चित तौर पर जो मजबूत सरकार हो सकती है, जिसके सामने कांग्रेस खड़ा नहीं है, पर आप 2% के लोग पूरे 100% के लोगों से मिलकर ये सरकार को झुका सकते हैं, गिरा सकते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ नारा लगाएं, जो सुस्ती है वो भी मिट जाए और जो मजबूती है वो 100% हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, दोष नहीं है, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।